हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेनिसिया क्लासेस। आज हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले जो वीडियो है वो पूरे मतलब अभी जो 3 से 4 दिन प्राचीन भारत ही चलेगा, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ही चलेगा। जो कि देखिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स अब पूरा मतलब मैंने कवर करा दिया है कि आप मेंस में भी इससे क्वेश्चन आए तो कर लें, और प्रीलिम्स से भी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है हम लोगों का। यूपीपी से जो पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है वो जुलाई लास्ट में होगा, तो उसके लिए टाइम है। लेकिन यूपीएससी का जो है वो जून में ही है, तो उसके में टाइम नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब यूपीपीसीएस के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू जितना लगाएंगे उतना जल्दी मतलब उतना क्या होता है, कवर हो जाता है, मतलब याद रहता है। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर प्लीज देख लीजिए। पाषाण काल पढ़ा दिया गया है, और उसमें वैदिक पीरियड पढ़ा दिया गया, और भी 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो सब भी लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का है जो शासन काल, उसमें मौर्य साम्राज्य ही था पूरा। ठीक है। इनमें शासन काल के बारे में पढ़ेंगे, शासक के बारे में पढ़ेंगे, और जो इस मौर्य साम्राज्य का क्या ऐतिहासिक महत्व था वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनको किनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराते हैं, और चाणक्य, कौटिल्य जो कि इनके गुरु रहते हैं, उनकी सहायता से ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 322 ईसा पूर्व से 298 बीसी तक है। ठीक है। चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेंड्रोकूटस इनको कहा जाता है। ये ग्रीक साहित्य में मिला है। ग्रीक साहित्य में ऐसा वर्णन मिला है कि घनानंद के खिलाफ युद्धों की एक श्रृंखला चलती है, शुरू करते हैं ये चंद्रगुप्त, और सारे युद्ध में उनको हराते हैं, और चाणक्य की सहायता से ये क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं, यानी कि स्थापना करते हैं। ये चीज ग्रीक साहित्य में मिला है, और सेंड्रोकोटस नाम भी इनका ग्रीक साहित्य ही में ही मिला है। ठीक है। और ये मैप में दिखाया गया है। स्टार्टिंग में जो मौर्य साम्राज्य आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब स्थापना किए थे, उस टाइम देखिए पूरा सौराष्ट्र से लेकर के, यानी कि यहाँ पे ब्यास नदी बहती है, ब्यास से लेकर के पूरा यहाँ तक आता है वे ऑफ बंगाल तक। ठीक है। बंगाल तक आता है, पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक पूरा मौर्य साम्राज्य फैला रहता है। फिर धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में फैल जाता है, यानी कि सुदूर दक्षिण का एरिया, यानी तमिलनाडु छोड़ दीजिए और सारा आ जाएगा, पूरा आपका इधर का पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश पूरा आ जाएगा, नीचे आ जाइए पूरा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु बस थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और केरला तक भी आ जाता है, केरला भी आधा आता है। ठीक। तो ये चीज है सुदूर मतलब पूरे। तो इसमें इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहला एक ऐसा वो था, साम्राज्य था उत्तर भारत का, जिसने एकीकरण का श्रेय मतलब एकीकरण किया, यानी कि सबको एक जगह किया। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। ठीक है। सेल्यूकस जो यूनानी राजदूत था, मेगास्थनीज ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस किसके दरबार में आया था, मतलब सॉरी किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ये एक यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज ने भेजा। ठीक है। अब जैन स्रोतों के अनुसार देखिए, जैन स्रोत इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को अपना लेते हैं लास्ट में जाकर के, और वो क्या करते हैं, उनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम रहता है संत भद्रबाहु। उनके साथ वो श्रवण बेलगोला एक जगह है, कहाँ पे, कर्नाटक में, वहां पे जाते हैं, और वहां पे जैन धर्म की मतलब जैन धर्म से भिक्षा लेते हैं, ये इनको गुरु बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अपना जो राजपाट रहता है वो सब अपने बेटे को दे देते हैं। ठीक है। जो बिंदुसार रहते हैं उनको दे करके फिर ये चले जाते हैं वहां पे श्रवण बेलगोला में ही अपना ये क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। जैन धर्म में जैसा होता है कि जब प्राण मतलब आपको अगर प्राण त्यागना है तो 3-4 दिन, ये लोग 8-10 दिन, जितने भी दिन वो भूखे रहते हैं, एकदम उपवास करके फिर ये प्राण मतलब त्याग देते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं जैन धर्म में। श्रवणबेलगोला क्या है, एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पे ऋषभनाथ के पुत्र जो गोमितेश्वर थे, वो यहाँ पे मतलब क्या किए थे, तपस्या किए थे, तो इसलिए ये बहुत फेमस स्थान है। ठीक है। विशाख दत्त क्या लिखते हैं, मुद्रा राक्षस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैच करने को आ जाता है कि किसकी रचना क्या है। ठीक है। तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र किस उसमें कृति में माना गया, तो मुद्रा राक्षस में माना गया। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है।
मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल यानी कि कुलहीन भी कहा गया है। मतलब इनको ये कहा गया है कि ये एक ऐसे राजा बने पहले जो कि क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। तो ये कुछ लोगों ने तो इनको कहा कि ये वैश्य उससे आते थे, जाति से आते थे। तो ये अपना सबका अलग अलग मत है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा मतलब फैक्ट सच नहीं है तो वो अगर मत के अनुसार लोग कह रहे हैं तो वो एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस से अतिरिक्त विशाख दत्त के और भी जो दो रचनाएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है देवी चंद्रगुप्तम और एक है अभिसारिका वंचितक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्या है? मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की रचना। दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम है। तीसरा है अभिसारिका वंचितक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ लेता है। बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित है। तो ये मत के अनुसार है, तो ये इतना मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये चीज भी है, ये मौर्य नगर में उत्पन्न उत्पन्न हुए थे, इसलिए मतलब इनका वो था, टाइटल था मौर्य, इसलिए मौर्य वंश, मौर्य नाम पड़ा, ठीक है। ये चीज है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान की। यानी कि ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान की, कि ये सेंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग, अभी हम मैं पढ़ाऊंगी कि अशोक का नाम देवानाम्पी है, ठीक है। तो देवानाम्पी किसका नाम है, ये कैसे कंफर्म हुआ? तो वो एक अभिलेख आया, उस अभिलेख में पता चला कि जो अशोक को ही बोला गया है देवानाम्पी है, ठीक है। ऐसे विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने पढ़ा कि सेंड्रोकोटस जो है वो और कोई नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, मतलब उन्हीं का नाम है, ठीक है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में भी मतलब वर्णित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अन्य नाम है ये पूछ लेता है एग्जाम में, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये किसका नाम है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और अमित्रघात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। देवानंपी किसको कहा जाता था? अशोक को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब उपनाम जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी कहा किया कि सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर, ये लोग इसमें ये बेसिकली बताया गया है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं सिकंदर के पास मदद के लिए, कि आप मतलब घनानंद के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, लेकिन सिकंदर मना कर देता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताया गया है। ये किसने वर्णन किया? जस्टिन ने किया है एक लेख में। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा, ठीक था। और जो चाणक्य, देखिए चाणक्य के पापा का नाम यानी कि उनके जो फादर थे उनका नाम ऋषि चड़क था, ठीक है। तो ये चीज है। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। इनकी पुस्तक में कौटिल्य भी नाम इनका मिला है और विष्णुगुप्त भी नाम मिला। तो यानी कि चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, तो ये सारे लोगों को याद है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये याद कर लीजिएगा एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस किसको कहा गया। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र। अब जो अर्थशास्त्र है लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र, वो किससे मतलब संबंधित है? ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो सप्तांग सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? तो मौर्य साम्राज्य से। अब इसमें जो सप्तांग सिद्धांत है, इसमें ये माना गया, मतलब बताया गया है कि 7 है। जैसे एक राज्य को चलाने के लिए 7 मतलब स्टेज होता है, ठीक है। जैसे पहले पे क्या, कौन आएंगे? राजा आएंगे। जैसे अभी चलता है ना कि सबसे सुप्रीम पे प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। सेम वैसे उस टाइम पे चलता था। पहले क्या है, पहले राजा होते थे, फिर सेकंड नंबर पे अमात्य होते थे, फिर उसके बाद जनपद थर्ड नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पे दुर्ग आएगा, फिर कोस, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। यानी कि जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें कौन कौन, पूरा ये स्टेज वाइज बताया गया था कि ये 7 लोगों को मतलब स्टेज वाइज डिवाइड किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो लोग को लगता है कि नहीं ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, यानी बस ये याद कर लीजिए, ये राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। शासन के सिद्धांत है, यानी कि ये क्या होगा, राजनीति से ही संबंधित होगा। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से, मतलब इनकी तुलना, सॉरी, इनकी तुलना, कौटिल्य की तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की भी विजय प्राप्त की। देखिए जैसे स्टार्टिंग में दिखाया गया है मैप में, यहाँ पे देखिए आप लोग कि क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्यास रिवर से लेकर के पूरा वे ऑफ बंगाल तक रहता है। फिर लास्ट में क्या दिखाता है कि लास्ट में ये दक्षिण का एरिया भी जीत लेते हैं, ठीक है। जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। कौन कौन से साक्ष्य? तमिल और जैन, ठीक है।
राजनीतिक तौर पे समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संभव हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो व्यास रिवर से लेकर के कहाँ तक जाता है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल तक, पूरा पश्चिम भारत तक चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये किस अभिलेख से पता चलता है, तो ये रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, उससे पता चलता है। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य खास करके मौर्य शासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए 150 एडी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है कि जो सौराष्ट्र का एरिया है, यानी गुजरात प्रदेश से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये चीज किसमें मिलता है, रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उससे पता चलता है। यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पर भी मौर्य साम्राज्य का, अब देखिए इस जूनागढ़ अभिलेख से ही सिद्ध होता है कि जो पश्चिम का एरिया था इंडिया का, जो देखिए ये वाला भाग था पूरा, ठीक है, पश्चिम का जो वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे भी मौर्य साम्राज्य का शासन था यहाँ पे। तो किससे पता चलता है, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। कब परास्त किया था, ये ईयर पूछ लेता है, तो 305 बीसी में ये क्या किए थे, परास्त किए थे। ठीक है, अब आते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब उनके बेटे आते हैं सेकंड पे, बिंदुसार। बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी रहते हैं, इन्हीं को अपना शासन वो दे देते हैं, फिर उसके बाद श्रवणबेलगोला में जाके वो प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार का जो अन्य नाम है वो है अमित्रघात, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसका मतलब ये होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए इसमें। बिंदुसार ने मखली गोसाल द्वारा स्थापित घोर भाग्यवादी जो आदेश था, यानी कि आजीविका का पालन किया। इस आदेश में कर्म की पूर्ण अवहेलना की। अब देखिए बेसिकली ये जो मखली गोसाल थे, ये इनका धर्म था, ये जैन धर्म से ही अलग होकर पहले जो थे ये जैन धर्म में ही थे, फिर ये जैन धर्म से अलग होकर के अपना अलग धर्म बनाते हैं, मतलब इनका अलग रहता है, तो उसका नाम रहता है आजीविका। तो इनका ये मानना था, जो इनका धर्म था उसका ये मानना था कि जो आपके नियति में लिखा है वही होकर के रहेगा। ठीक है, तो ये घोर भाग्यवादी थे, मतलब भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, वो पहले से आपके साथ जो होना है वो तय है। तो ये मानते थे मखिली गोसाल। ठीक है, अब ये मखिली गोसाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बिंदुसार जो थे वो जैन धर्म तो मानते थे, लेकिन वो मखिली गोसाल का जो धर्म था उससे मतलब वो बहुत ज्यादा थे, ये इसलिए इनका नाम यहाँ पे आया है। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के अब देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाए। यानी कि देखिए ये पूछ लेता है कि जो एंटियोकस थे उनके साथ किसका संबंध था, किस मौर्य शासक का संबंध था, अच्छा तो बिंदुसार का था। एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था, कौन से राजदूत का नाम था, डाइमाकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जो डाइमाकस थे वो किसके शासन काल में आए थे, किसके दरबार में, तो ये आए थे बिंदुसार के शासन काल में आए थे। ठीक है, बिंदुसार ने एंटियोकस को कुछ मीठी शराब, ये सब है, सूखे अंजीर दिए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। ये याद कर लीजिए कि इसमें डायमार्कस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिब्बती बौद्ध भिक्षु तारानाथ ने बिंदुसार को दो समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता भी कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा, कभी कभी पूछ लेता है, तो तारानाथ ने कहा। ठीक है, अब दिव्यावदान ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मौर्य राजाओं के बौद्ध जीवनी कथा बिंदुसार के पुत्र अशोक द्वारा तक्षशिला में विद्रोह को दबाने का उल्लेख करता है। और इसमें क्या है, उसी समय उज्जैन के राजकुमार जो थे, वायसराय थे, कौन थे, ये अशोक के बारे में बता रहा है। तो अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के। जब वहां पे क्या होता है, तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो उस टाइम ये दबाते हैं अशोक। ठीक है, तो उस टाइम वहां के वायसराय भी ये रहते हैं। ठीक, तो वही चीज इसमें दिव्यावदान में बताया गया है। जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे संस्थापक थे, मतलब कि शासक थे, वो थे अशोक। उनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ से बौद्ध धर्म आ जाता है। ठीक है, तो अशोक कब बनते हैं सिंहासन पे, कब आते हैं, 269 बीसी में आते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं ये। इनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अशोक के शासनकाल के कितने साल बाद कलिंग का युद्ध होता है, तो 8 साल बाद होता है। यानी कब होता है, 261 बीसी में होता है, यानी कि 269 जो बीसी है उसमें ये शासक बनते हैं, और 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। अशोक युद्ध के कारण होने वाले दुखों से प्रभावित होते हैं, और फिर उसी टाइम ये क्या होते हैं,
वो दूसरे शब्दों में ये भोरी घोष को धम्म घोष में बदल देते। भोरी भेरी घोष का मतलब ये होता है कि मतलब युद्ध करना, मारपीट करना, ठीक है। धम्म घोष का मतलब ये होता है कि भाई युद्ध नहीं करेंगे, किसी को भी, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाएंगे, धर्म का मतलब पालन करेंगे। तो ये है, तो ये इसी टाइम कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक भेरी घोष से धम्म घोष में बदल जाते हैं, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में मुगली पुत्र तिस्स के मार्गदर्शन से वो बौद्ध बन गए। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन इनके गुरु थे, तो मुगली पुत्र तिस्स थे। इनके मार्गदर्शन से ये बौद्ध बनते हैं। मुगली पुत्र तिस्स ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित जो तीसरी बौद्ध संगति होती थी, हुई थी, उस टाइम उसके अध्यक्ष थे मुगली पुत्र तिस्स। अशोक के समय हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों ने जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम था बौद्ध संगति, पूरा 4 बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो ये तीसरा वाला था, ये अशोक के समय हुआ था। और कौन इसके वो थे, मेन थे, हेड थे, अध्यक्ष थे, तो वो मोगलीपुत्र तिस्स थे, ठीक। ये चीज है। अब अशोक ने अपने बेटी और बेटा को कहाँ भेजे थे, ये मतलब 2 लोग थे, मिशनरी के लिए भेजा था। कहाँ पे, श्रीलंका भेजा था। ये चीज भी है, बौद्ध धर्म के अनुसार ही पता चलता है, बौद्ध ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। अब देखिए, जो अशोक थे, जब बिंदुसार के पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टिंग में आए थे, तो यहाँ तक था बौद्ध धर्म फैला, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक के टाइम में देखिए, सब पूरा इंडिया कवर हो गया था। ये पूरा पश्चिम का एरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है। पूरा ये मध्य भारत का एरिया ले लीजिए, पश्चिम बंगाल, और ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट भी टच हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए आप, पूरा यहाँ तक है। यहाँ पे छूटेगा क्या, हल्का सा बस तमिलनाडु छूटेगा, आधा थोड़ा सा केरला छूटेगा। और पूरे भारत पे क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अधिकार हो गया था। तो यानी कि सबसे ज्यादा एरिया अगर कवर होता है किसी के शासन, किसी के टाइम, तो वो अशोक के टाइम ही होता है, ठीक है। अशोक के अधीन चरण दक्षिण को छोड़ करके, वही मतलब केरला और तमिलनाडु को अगर छोड़ दीजिए, तो पूरा भारत जो था वो उपमहाद्वीप इनके ही नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, उत्तरापथ यानी कि जो तक्षशिला था, अवंती राष्ट्र यानी उज्जैन, प्राची यानी कि पाटलिपुत्र, कलिंग यानी कि तोसाली, और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ये सब जो महत्वपूर्ण प्रांत थे, वो सारे प्रांत इनके अंडर आ गए थे, ठीक है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी कि उज्जैन के वायसराय थे। वहीं पे ये क्या करते हैं, जो उज्जैन में विद्रोह होता है उसको दबाते हैं पहली बार, तो वो चीज भी दिखाया गया है, दिव्यावदान से ही पता चलता है, ठीक है। अशोक 272 बीसी में लगभग मगध के राजा बने, और 4 वर्ष बाद 259 में ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो मतलब अब 272 में बने थे ये, और ये तब इतना मत याद कीजिए, बस ये याद करिए 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। अब इनके अभिलेखों में इन्हें सबसे ज्यादा बार कुछ बोला गया था, वो है देवानाम प्रिय, ठीक है। और देवानाम प्रियदर्शी इनको कहा गया है। इनका जो अशोक नाम है, ये बहुत कम ही जगह मिलता है। ज्यादातर नाम देवानाम प्रिय मिलता है, जितने इन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं, ज्यादातर नाम उसमें देवानाम प्रिय मिलता है, ठीक है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इनके बाद जो दशरथ थे, वो भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किए थे, और वो भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो स्टार्टिंग के जो 2 लोग थे वो जैन धर्म को मानते थे, जो लास्ट में 2 लोग आते हैं वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे मोगलीपुत्र। अब देखिए, जो ये मोगलीपुत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अशोक के टाइम से ही, इन्हीं के, ये अशोक के एक तरह से गुरु थे, क्योंकि अशोक को इन्होंने ही बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। यानी कि अशोक बुद्ध जब बने, तो मोगलीपुत्र ने ही किया था। फिर उसमें क्या हुआ, थर्ड जब बौद्ध संगति होती है, उसमें भी मोगलीपुत्र अध्यक्ष रहते हैं। और जो ये दशरथ आते हैं, ये उनके पोते रहते हैं, किसके, अशोक के। उनके भी गुरु मोगलीपुत्र से ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये भी है, याद कर लीजिएगा। दीप वंश और महावंश। अब देखिए, ये जो दीप, देखिए सबसे पहली बात तो, जितनी भी बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान हुआ, दीप वंश हुआ, महावंश हुआ, तो ये सब क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ग्रंथों में लिखा गया है उसके अनुसार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे दीप वंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष यानी कि निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध मत से दीक्षित किया था। और फिर उसके बाद मोगलीपुत्र के प्रभाव में वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए थे, ये चीज। तो ये दीप वंश और महावंश के अनुसार माना गया है। ज्यादातर एग्जाम में जो आता है वो मोगलीपुत्र का ही आता है, ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म को वो किया। तो देखिए, दिव्यावदान में और क्या बोला गया है कि अशोक को किसने बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया, यानी दीक्षा दी, तो वो उपगुप्त ने दिया था, ठीक है। ये क्या थे, ये एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त,
ठीक। मौर्य शासक में अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए यहाँ पे रज्जुक, एग्रोनोमोई, ये सब क्या है, ये मौर्य की कुछ मतलब मौर्य काल के टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जैसे इस टाइम जिलाधिकारी होते हैं वैसे उस टाइम में मौर्य काल में रज्जुक होते थे। ये मंत्रियों का पूरा था, इसमें देखिए 13 मंत्रियों का पूरा बना था स्टेज वाइज। वो किसने बनाया था? चाणक्य ने बनाया था, वही चल रहा था। एग्रोनोमाई क्या होते थे? ये जिले के अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई, ठीक है। मौर्य काल में व्यापारी काफिले यानी कि जो कारवा के मुखिया होते थे उनको सारवाह कहा जाता था। ठीक। और जो राज्याभिषेक हुआ जब अशोक का, उसके 10 वर्ष बाद जो 8वां शिलालेख लिखा गया बोध गया में, 20 वर्ष बाद रुम्मनदेही अभिलेख लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे डाल दिया गया है क्योंकि पूछ लेता है कि अशोक के जो राज्याभिषेक हुआ उसके कितने वर्ष बाद रुम्मनदेही अभिलेख इन्होंने लिखवाया, तो वो उन्होंने पूरा उसमें लिखवाया है कि जब मेरा राज्याभिषेक हुआ उसके 20 साल बाद रुम्मनदेही अभिलेख लिखवाया गया है, ठीक है। और राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख जो है वो यहाँ पे बोध गया में लिखवाया गया है, ठीक है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख भी ब्राह्मी लिपि में है। ये लिपि पूछ लेता है कि कौन कौन से जो अशोक के लेख हैं वो किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। तो ज्यादातर जो अशोक का मौर्य काल का इतिहास ही अभिलेखों से ज्ञात होता है, लेकिन जो अशोक के टाइम से अभिलेख पूरा इंस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किया गया उससे पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब इनके अभिलेखों को जो है, इनके जो अभिलेख थे उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था? पहला शिलालेख होता था, दूसरा स्तंभ लेख होता था और तीसरा गुहा लेख होता था। तो ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया। और 14 विभिन्न लेखों का एक समूह होता था जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर से प्राप्त हुए हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़ है, कोपरा है, ठीक है। तो ये सब चीज है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बस ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभिलेख है कालसी, गिरनार और मेरठ ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनके जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। बाबू वैराट का जो स्तंभ लेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो उसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्म प्रमाणित करता है। इसलिए ये अभिलेख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी धर्म में इसी जो स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा, और इसी से पता चलता है, प्रमाणित होता है कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध, अब देखिए ये इसलिए इसमें लिखा है प्रथम तृतीय मतलब 13 पूरा शिलालेख है, तो उसमें ये बताया जाता है कि पहले में वो पशु बलि को निषेध करते हैं, यानी कि कहते हैं पशुओं को मत मारो, ठीक है। और दूसरे में कुछ और कहते हैं, मतलब ये चीज है, एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रथम जो अभिलेख है उसमें पशु बलि पे उन्होंने निषेध किया कि भाई पशुओं को मत मारो, यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए, इसी में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इनका जो 5वां स्तंभ लेख है इसमें भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद प्राणियों के वध को वर्जित किया, यानी कि प्राणियों को ना मारा जाए, ये चीज इन्होंने 5वें अभिलेख में भी बताया और पहले में भी बताया, ठीक है। अशोक के राज्यकाल के पहली जो बड़ी घटना है वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद ही ये क्या होते हैं, भेरी घोष से ये धम्म घोष में आ जाते हैं, वही चीज यहाँ पे है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है। जो अशोक का 13वां अभिलेख है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वां जो इंस्क्रिप्शन है 13, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसमें युद्ध के संदर्भ में, मतलब किस युद्ध के संदर्भ में पूछ लेता है ऐसे सीधे सीधे कि कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। तो क्योंकि जो अशोक का पूरा इतिहास है वो इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, इनके जो इन्होंने अभिलेख लिखवाया था उसी से पता चलता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है इनके जो 13 जो इनका इंस्क्रिप्शन था, 13वां इंस्क्रिप्शन शिलालेख था, उसी से पता चलता है, ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस घटना अशोक के शासन, मतलब अब देखिए जो अशोक ये कब हुआ कलिंग युद्ध, ये इनके जब इनका ये राजा बने 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ, 8 साल बाद हुआ। देखिए 269 में क्या हुआ, ये शासक बने, और 261 में ये युद्ध हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 8 साल बाद हुआ, ठीक है। अशोक के जो 12वें इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, सभी संप्रदायों का सार, मतलब इन्होंने कहा कि सभी संप्रदायों को, जो हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिल करके रहना चाहिए, यानी कि इससे ये पता चलता है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पता चलता है। बस ये याद कर लीजिए कि जो
इंस्क्रिप्शन देखिए 13th में क्या बताया गया है, 13th में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। तो संगम राज्य कहाँ पे आते हैं, ये दक्षिण एरिया में आ जाते हैं, यानी कि सदर्न पार्ट में आएंगे संगम राज्य, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि ये जो 5 यवन राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो पूछ लेता है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के जो का संबंध यवन के राजाओं के साथ था। तो ये 13वें शिलालेख से पता चलता है। नाम भी है, जैसे एंटियोकस थे, ये सीरिया के शासक थे। तूर्मै या तूर्मा इनको बोलते हैं, कहीं कहीं तूर्मै लिखा रहता है, कहीं कहीं तूर्मै। ठीक है, ये टालमी जो है वहां के शासक थे। और अंतकिनी ये एंटीगोनस, और उसके बाद आते हैं मेसिडोनिया। ये दोनों जो अंतकिनी या एंटीगोनस इनको बोलते हैं, ये मेसिडोनिया के रहते हैं, यानी कि उस टाइम मकदूनिया बोला जाता था, उनके राजा थे उसके। अम्मक जो थे वो साइदी इनके शासक थे, इनके साथ इनका संबंध था। ये एंटियोकस पूछ लेता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सीरिया के शासक भी थे। ठीक है, अब देखिए ये जो था अभी क्या था, इसमें फैक्ट भी था और मेंस के लिए भी था, लेकिन जो आगे ये दिखा गया है कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में, और इनका जो समाज था, सोसाइटी था, वो कैसा था। ठीक है, और अशोक का धर्म, यानी कि ये इनका जो धर्म था, इसके बारे में जो मेन से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनके शिलालेख से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सारा है, ये थोड़ा सा बस प्रीलिम्स के लिए है, और ये जो 3-4 स्लाइड है, ये पूरा मेंस का स्लाइड है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंस का भी 2-3 स्लाइड डाल दिया है। अब जैसे क्या आता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करो ना, तो वर्णन करना आता है, करने के लिए आता है, कृषि कैसी थी उस टाइम। ठीक है, इनका जो वो था शासन काल था, उसमें व्यवस्था कैसी थी, ये सब समाज कैसा था, यानी सोसाइटी कैसी थी, तो इसके बारे में आता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, मौर्य अर्थव्यवस्था कैसी थी, लौह उपकरणों का प्रयोग। अब देखिए लोहे का जो प्रयोग हुआ वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हुआ, यानी उत्तर वैदिक पीरियड जब अभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो ऋग वैदिक पीरियड था, उस टाइम लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, मतलब कोई ज्ञान लोहा उस टाइम नहीं मिला था, उत्तर वैदिक पीरियड में मिलता है। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक पीरियड में ही फिर आता है यहाँ पे, उसी टाइम जब लोहे की खोज होती है, तो लोग क्या करते हैं, मगध का जो पूरा एरिया है वो पूरा क्या था, पूरा आता है हमारा बिहार आएगा, झारखंड का एरिया जो अभी है, उस टाइम बिहार में ही था पूरा। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया आता है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोहे का आविष्कार होता है तो क्या पूरा जंगलों को लोग साफ करते हैं, जंगल को साफ करके फिर रहने लगते हैं, फिर वहां धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होने लगती है, तो वही चीज है। तो मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में जो लोहे का उपकरण का जो खोज हुआ, उससे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, अब इसमें कृषि उत्पादन, कृषि भूमि और सिंचाई, जन जंगलों को साफ किए तो कृषि के लिए भूमि बनाए, फिर कृषि करने लगे, और सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी इस काल में। मौर्य अर्थव्यवस्था के विकास में इन सब चीज का बहुत योगदान था। पहला क्या था, लौह उपकरणों का जो उपयोग, ये विविध कृषि उत्पादन, कृषि भूमि और सिंचाई सुविधाओं से भारी वृद्धि हुआ है मौर्य अर्थव्यवस्था में, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन ग्रंथों में भी अकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो ये चीज है कि मौर्य अर्थव्यवस्था में अगर जब आप लिखेंगे तो अकाल भी आता था, ऐसा नहीं है कि सब हर टाइम अच्छा अच्छा ही रहता था। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन, अब जब भी कुछ भी लिखेंगे तो उसका स्रोत लिखना जरूरी होगा कि किनके अनुसार, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार और जैन ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, तो गौरा जो ताम्रपत्र शिलालेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें महास्थान शिलालेख में अकाल के दौरान अपनाए जाने वाले राहत उपायों के बारे में बताया गया है, तो इससे पता चलता है। बिक्री के लिए शहर में लाई जाने वाली जो वस्तुएं, उस पे टोल लगाया जाता था। तो ये जो टोल व्यवस्था है जो इस टाइम में है, ये मौर्य काल से ही लिया गया है। ठीक है, सामान्यतः जो टैक्स होता था वो उपज का छठा भाग होता था, यानी कि जैसे मान लीजिए 100% है उसका 1/6 लगता था टैक्स। ठीक है, ये उपज पे लगता था कृषि में, यानी कि जो होता था अनाज उस पे 1/6 भाग, 1/6 भाग जो है, 1/6 भाग जो है वो टैक्स पे देना पड़ता था। ठीक है, मुकुट भूमि को सीता कहा जाता था, जो भूमि होता था उसको सीता कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में एक सख्त कानूनी और दंड, मतलब ये जो ये सब सारा बनाया था, ये किसने बनाया था, चाणक्य ने बनाया था। ठीक है, ये सब बहुत ही मतलब जो दंड के लिए था, वो कानूनी व्यवस्था बहुत ही मतलब था, क्योंकि देखिए इसमें चोरी करने वाले को भी मृत्यु दंड मिल जाता था। तो इसी से आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही लिखा गया है कि जो चोरी करते थे उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। अब देखिए अनाज में भी, यानी कि टैक्स में भी जो चोरी करता था उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो ये मौर्य साम्राज्य का जो
कानूनी व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब मान लीजिए बहुत ही सख्त था, अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ही सख्त था ये कह सकते हैं, ठीक है। लेन देन के लिए जो है वो सिक्के आते थे, वो जो पंचमार्क कॉइन्स आता था उसको करते थे, वो अधिकतर किसके होते थे, वो चांदी के होते थे, ठीक है। अब इनमें क्या होता था, जो मंत्रियों का है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पूरा है ना, 13 मंत्रियों का है पूरा यहाँ पे, कि पहले पे सबसे पहले मंत्री होंगे जिनको मुख्यमंत्री कहेंगे, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे, पुरोहित होंगे, सेनापति, युवराज, समाहर्ता होंगे, शुल्का अध्यक्ष होंगे, और उसके बाद गुप्तचर होंगे, यानी जिनको वोट पुरुष भी कहा जाता है। तो इनका क्या था, पोस्ट वाइज सबकी सैलरी थी, कि मतलब इनको इतना पढ़ मिलना है, इनको इतना पढ़ मिलना है, तो ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। पोस्ट वाइज रैंकिंग वाइज सबको मिलता था। जैसे देखिए यहाँ पे है, जो सबसे हाईयर पोस्ट पे थे उनको 48,000 पर से, देखिए 48,000 पर मिलता था, जो सबसे लोअर पोस्ट था उनको 60 पर मिलता था। तो ये चीज है, तो ये वेतन प्रणाली थी इनकी, पढ़ में प्रणाली थी, तो इसको याद कर लीजिए। किराए पर दिए गए मजदूरों को कर्मकार कहा जाता था, मतलब कहा जाता, जो किराए पे मजदूर रहते थे, काम करते थे, उनको कर्मकार कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। इनका वो अशोक के जो धर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो अशोक बौद्ध धर्म से थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता के कुछ सिद्धांतों को भी बढ़ावा दिया, यानी कि देखिए वो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो और धर्मों से नफरत नहीं करते थे। वो धार्मिक सहिष्णुता पे विश्वास करते थे, कि सभी जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ मिलजुल के रहें। इसीलिए इनके इनको जो धर्म को धम्म कहा गया, धम्म का मतलब ये बेसिकली धर्म ही है, लेकिन ये पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ठीक है। धर्म के जो थे 4 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। पहला क्या था, सहिष्णुता था, अहिंसा था, अच्छा आचरण था। अच्छा आचरण जैसे माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, ये सब था, ब्राह्मण और भिक्षुओं का सम्मान करना, ये सब था इनके उसमें, ठीक है। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र इन्होंने, मतलब ये एक पोस्ट होता था धम्म महामात्र, जो कि धर्म का प्रचार करते थे, ये अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति होती थी, ठीक है। अशोक की पुत्री जो थी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वो चीज पता चलता है इससे कि कितना ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है मेंस में। ये मौर्य काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके आकार के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। आकार के मतलब आधार पर, जैसे देखिए कुछ क्या है, बड़े शिलालेख हैं, और कुछ जो है लघु शिलालेख हैं, छोटे। तो जो 16 और 2, जो 2 ऐसे शिलालेख हैं जो कि लघु शिलालेख हैं, और जो स्तंभ लेख में आएंगे उसमें 17 और 3 आएंगे। तो ये चीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मेंस में लिखना है तो इतना भी फैक्ट नहीं लिखना पड़ता है। ये गंगा घाटी और उसके आसपास जैसे मेरठ हुआ, टोपरा हुआ, कौसाम्बी, सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदगंज, ये सारे जो स्थान है जहाँ पे इन्होंने शिलालेख लिखा हुआ है, ये सारे कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थान है, ठीक है। तो तीर्थ स्थल जैसे कौसाम्बी हुआ, सांची हुआ, सारनाथ हुआ, जहाँ पे पहला इन्होंने अपना पहली बार यहाँ पे बौद्ध गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था, ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वहीं पे इन्होंने क्या किया है, शिलालेख लिखवाए हैं, ठीक है। शिलालेख हो चाहे स्तंभ लेख हो, ये सब। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने, अब देखिए पाकिस्तान में जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी के शिलालेख हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और खरोष्टी लिपि में है। क्यों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इनके ज्यादातर जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन पाकिस्तान के जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, और लिपि कौन सी है, खरोष्टी लिपि है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब देखिए ये क्या है, खरोष्टी है, तो ये बस एक ही, दो ही शिलालेख ऐसा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इनका जो केंद्रीय प्रशासन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जो राजा केंद्र में होता था, और उसके मंत्री परिषद होते थे, जिसमें युवराज, पुरोहित, सेनापति, ये लोग आते थे, ठीक है। इन जो इनका मंत्री परिषद होता था उसको क्या कहते थे, उसको तीर्थ कहा जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मौर्य वंश में या मौर्य साम्राज्य में प्रशासन में तीर्थ स्थान का मतलब क्या, मतलब तीर्थ से क्या तात्पर्य है, तो तीर्थ का मतलब होता था मंत्री परिषद। इसमें सारे मंत्री परिषद इनके आते थे, ठीक है। महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते थे, जैसे मुख्यमंत्री को मंत्री कहा जाता था, और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था उसको मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता था। और जो मुख्य पुजारी होते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सेनापति, युवराज को युवराज, और जो राजस्व संग्रह यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको समाहर्ता कहा जाता था। ये बहुत बार ये भी एग्जाम में जो थोड़ा सा टफ है वही पूछता है, तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको समाहर्ता कहा जाता था उनको, ठीक है।
ये चीज है। और शाही आय के प्रभार अधिकारी यानी कि जो शाही यानी कि जो राजघराने में जो उनका आय रहता था, उसके जो अधिकारी रहते थे इनकम के, उनको शुल्का अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था, मुखबिरों यानी कि प्रतिवेदिकों को कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन में मौर्य साम्राज्य में स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन भी था। एक विष और सहारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष और यहाँ पे देखिए, जो जब हम लोग वैदिक पीरियड में पढ़ रहे थे तो विष आया था, यानी कि जो कई गांवों का जो समूह होता था उसको जनपद कहते थे, कई जनपदों का जो समूह होता था उसको विष कहते थे। ठीक है, वही चीज वही वैदिक पीरियड से यहाँ पे ये लिया गया है। और आहारा का मतलब होता है जिला, तो ये भी है कि मौर्य साम्राज्य में आहारा का मतलब क्या हुआ, तो ये जिला। ठीक, एक ही प्रांत की इकाइयां होती थी। मेगस्थनी जो के वृत्तांत में नगर पालिकाओं के प्रशासन के लिए 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि 6 समितियों का उल्लेख है, 5-5 नगर पालिका मतलब सदस्यों वाली 6 समितियों का, समिति यानी कि कमेटी बनती थी पूरी, जैसे इस टाइम भी बनती है हर चीज के लिए कमेटी। तो वो चीज मेगस्थनीज के अनुसार, तो यानी किसने बताया है, मेगस्थनीज ने वर्णन किया है। ठीक है, अब ये जो अधिकारी होते थे इनके कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीता अध्यक्ष किसके अध्यक्ष होते थे, किसके अधिकारी होते थे, ये कृषि के मतलब कृषि पर्यवेक्षण के जो अधिकारी होते थे उनको सीता अध्यक्ष बोला जाता था। पड़या अध्यक्ष किसको बोला जाता था, जो वाणिज्य के अधिकारी होते थे उनको पड़या अध्यक्ष बोला जाता था। और रज्जुक किसको बोला जाता था, या राजुका बोल सकते हैं आप लोग, या रज्जुक ज्यादातर आता है, तो ये राजस्व बंदोबस्त के अधिकारी होते थे। ठीक है, जो टैक्स के रहते थे अधिकारी, तो वो उनको राजुक या रज्जुक बोला जाता था। ठीक, तो कुछ कुछ ही याद कीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे सीता अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, पड़े अध्यक्ष याद कर लीजिए, और रज्जू याद कर लीजिए, याद इंपॉर्टेंट है। नवा अध्यक्ष तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाजों के अधिकारी, तो ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ग्रामिका किसको, गांव के मुखिया को ग्रामिका कहा जाता था। ठीक, ये एक निर्वाचित निकाय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, मतलब हो जाता है क्यों, क्योंकि देखिए ये एक निर्वाचित यानी कि निर्वाचन जो वो होता है, वोट होता था, उससे ये आते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्राम वृद्धि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी वही दिया गया है, सन्निदाता कौन किसके प्रमुख होते थे, ये ट्रेजरी के प्रमुख होते थे। कोषाध्यक्ष राजकोष के अधिकारी होते थे। प्रशस्ति जो जेल के प्रमुख होते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। ठीक है, शाही किले के जो प्रमुख होते थे उनको दुर्गपाल कहा जाता था। रज्जुक एक भूमि के जो मापक होते थे उन्हें रज्जुकस कहा जाता था या रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यूज ही देख लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मिलाना है, उपनाम दे दिया है और नाम, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है, अशोक को और चाणक्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, अशोक को देवानाम पियदसी या पियदसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।